Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is about limiting reactant. Limiting reactant से जाने से पहले हम एक दो एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि किस इसका मतलब क्या है। लिमिट का मतलब क्या होता है? एक महदूद या किसी चीज की हद होना, ठीक है, एक खास लिमिट तक उसका होना। नंबर एक, ये हमें जो लिमिटिंग का मतलब पता चल रहा है, कुछ हदूद आप लगा देते हैं, कुछ लिमिटेशंस लगा देते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि लिमिटिंग हमारे पास क्या होंगे। रिएक्टेंट दो चीजें होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक तो आप लेते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब आपके रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी आपकी एक या एक से ज्यादा बन सकती है। यहाँ पे हमने बात की लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इसका मतलब है कि जो हम कोई रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें जो हमारे पास अमाउंट होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, लिमिटिंग होगी। अब ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे या इसमें हमें वो बताएगा कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग होते हैं, या हमें कैसा पता चल सकता है कि हमारा कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। यहाँ पे जैसे वो एग्जाम्पल मुख्तलिफ आएंगी आगे, जैसे बर्निंग प्रोसेस है। तो अगर आप किसी चीज को आग लगाते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक अ फायर, तो उसके लिए आपके पास वुड का होना जरूरी है, लकड़ी, ऑयल, जो भी आपके पास है, गैस, पेपर, ये आप इसको बर्न करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो चीज ये हुई। दूसरी जो आपके पास अहम चीज होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन, ये भी आपके पास होनी चाहिए। और आपको इतनी इसको एनर्जी या हीट कह लें, या आपको इसको क्या देना पड़ेगा, फायर इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। सो ये आपकी एक एनर्जी की या हीट की या फायर की ट्राइंगल बनती है जिसमें आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीन चीजों में से जो फायर ट्राइंगल है, इनमें से कौन सी चीज हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Having completely understanding the theory of stoichiometry of the chemical reactions, we shift towards the real stoichiometry calculation. ये तो हमने पढ़े थे कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ये किस तरह से होता है। मिसाल के तौर पे हमने कोई इक्वेशन लिखी, हमने कहा A प्लस बी, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास सी और डी में। अब हमने यहां से देख लिया इतने नंबर इसके थे, इतने नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, इसका वेट इतना था, जो हमें ये इक्वेशन बता रही थी, हमारे पास इसके ऊपर रहे। कहते हैं अब हम रियलिटी की तरफ आते हैं कि अगर हम रियलिटी में जाएं तो फिर ये कैसे होंगे। Real in the sense that we deal with such calculations very commonly in chemistry, often in experimental work. क्या कर रहे होंगे हम जब इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जब हम लैब में काम कर रहे होंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। One or more reaction is deliberately used in excess quantity. The quantity exceeds the amount required by the reaction stoichiometry, उसमें हम करेंगे। This is done to ensure that all the other expensive reactant is completely used. पहली बात क्या है कि हम बड़े बड़े एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, हमें पता लगे कि वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल भी हुए हैं या नहीं, पहली बात। नंबर एक, in a chemical reaction sometimes the strategy is employed to make reaction occur faster, और sometimes हम इस तरह की स्ट्रेटजी भी लगाते हैं कि रिएक्शन क्या हो, जरा जल्दी से हो जाए, कम टाइम ले और जल्दी काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट अ लार्ज क्वांटिटी, अब हम इसी एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, आपको एक बड़ी मिकदार चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की, O2, इन अ केमिकल रिएक्शन मेक थिंग्स बर्न, चीजों को जलाने के लिए। अगर आप उनको जल्दी से जलाना चाहते हैं, आपको ऑक्सीजन की जो अमाउंट है या रिक्वायर्ड अमाउंट जो है ऑक्सीजन की, वो बहुत ज्यादा चाहिए और जल्दी से मिल जाए। इन दिस वे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट बिहाइंड। इसके नतीजे में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन की काफी ज्यादा मिकदार है वो पीछे भी रह जाती है। इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब आपका रिएक्शन खत्म हो जाता है, आप कोई कोयले जलाते हैं, आग जलाते हैं, गैस जलाते हैं, सिलेंडर में चूल्हे में आग लगाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, आपकी लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, आप चूल्हा बंद कर देते हैं, आपका पेपर जल के बुझ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म नहीं होती।
एंड द अदर रिएक्टेंट इज कंज्यूम, और जो दूसरे रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पे कंज्यूम्ड हो जाते हैं अर्लियर, उससे पहले। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। अभी जो बातें की मैंने, सिर्फ आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ जो डिस्कशन कर रहे हैं। इफ एनीथिंग यू डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन प्लीज। ओके जी, वेरी गुड। दिस रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, वो रिएक्टेंट जो पहले यूज हो जाए उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम दे रहे हैं। यानी कि जो पहले यूज हो गया, खत्म हो गया। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ product that formed is limited by the reactant that is completely used. For example, on this reactant is consumed, the reaction stop and no additional product is formed. जाहिर है आपकी जो reactant में जो चीज थी वही खत्म हो गई, अब और ज्यादा प्रोडक्ट आपको कैसे मिल सकती है? इम्पॉसिबल हो गया ना। यानी कि दो चीजों से या तीन चीजों से एक रिएक्शन हो रहा था, उसमें से एक चीज ही पहले खत्म हो गई, तो इसका मतलब है अब आपके पास रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगा, इट्स मीन यू अनएबल टू गेट मोर प्रोडक्ट। अब आप और ज्यादा प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है जी। हेंस अब इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लें। हेंस द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट। क्या होगा जी? बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, नंबर एक, दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। किसको कंट्रोल करेगा? प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा। प्लीज माय डियर, यू शुड म्यूट योर माइक, थैंक यू। क्या करेगा जी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा, फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट। और क्या होगी कि इसकी अमाउंट भी थोड़ी होगी। वो रिएक्शन जिसमें आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, पहली बात वो जल्दी खत्म हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, वो केमिकल रिएक्शन में थोड़ी मिकदार में होगा, ज्यादा में नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोग कबाब वगैरह बड़े शौक से खाते होंगे जी, स्लाइस वगैरह और बर्गर पिज्जा वगैरह। यहाँ पे कबाब और उसकी एग्जांपल दे रहा है स्लाइस की। Let's see this one. The concept of limiting reactant is to in relationship between the number of kebabs, यानी कि आप कह लें कि वो जो आप अंडे वाला बर्गर खाते हैं उसमें जो आप अंडा लगाते हैं, ठीक है, या आप वो पैटी इस्तेमाल करते हैं, या जिंगर की आप अगर वो चिकन का पीस लगाते हैं, उसको एग्जांपल दे रहा है। आपके पास कबाब है और स्लाइस है, ठीक है, वो स्लाइस जो ब्रेड का है या जो भी है। टू प्रिपेयर सैंडविच, आपने सैंडविच बनाने हैं। अच्छा, इफ वी हैव 30 कबाब्स, ये इतने आपके पास हैं, एंड 5 ब्रेड हैविंग 58 स्लाइसेस, 5 ब्रेड हैं, उनमें टोटल जो नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो 58 है। अब आपको पता है कि ईच सैंडविच रिक्वायर्ड 2 स्लाइसेस एंड 1 कबाब, यानी कि हर सैंडविच के लिए आपको 2 स्लाइस चाहिए ब्रेड के और 1 कबाब चाहिए। Then we can only prepare 29 sandwiches. इतने मटेरियल के साथ जो हमारे पास है, हम सिर्फ 29 सैंडविचेस जो हैं वो बना पाए हैं। अब 1 कबाब हमारे पास क्या रह गया? पीछे रह गया। इसका क्या मतलब हुआ? इस पूरे रिएक्शन में जो आपने देखा, अमाउंट ऑफ विच रिएक्टेंट इज लेस, कौन से रिएक्टेंट की अमाउंट जो थी वो कम थी? टाइप इन द चैट, चैट में लिखिएगा जी एवरीवन। कौन सा रिएक्टेंट था जो इस में? वेरी गुड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ फिर? अगर गौर से देखिएगा, नहीं जी आपका आंसर ठीक नहीं है हसनैन सैयद हसान। देखें, हमने कहा कौन सा रिएक्टेंट थोड़ी मिकदार में था। आप नंबर्स देख रहे हैं कबाब के, और नंबर ऑफ स्लाइसेस भी आप देख रहे हैं, वो 30 है और ये 58 है। नंबर में तो आपको ये ज्यादा लग रहे हैं और ये कम लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक स्लाइस बनाने के लिए, ये जो आपका एक सैंडविच बनाने के लिए जो आपकी प्रोडक्ट है उसके लिए आपको 2 स्लाइस चाहिए, ठीक है। अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि 2 स्लाइस मिलके 1 कबाब के साथ 1 सैंडविच बनेगा।
will be the extra excess reactant and slice will be the limiting reactant. तो जो स्लाइस हुए ये हमारे पास क्या हुए, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हुए। क्यों? क्योंकि स्लाइस की अमाउंट थोड़ी है और ये पहले खत्म हो गई है। हमें प्रोडक्ट में जाके पता चल रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है या जो कंजप्शन ऑफ स्लाइस है वो ज्यादा हो रही है। जहां पे एक कबाब इस्तेमाल होता है वहां पे 2 स्लाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर आके एक आपके पास सैंडविच बन रहा है। इट इज practical problem that we cannot pursue exactly 60 slices for 30 kebabs to prepare 30 sandwiches. तो ये सिंपल एक आप प्रैक्टिकली करके हमें इस चीज का पता चल सकता है। Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. Everyone quickly. Okay जी। सैयद हसन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? प्लीज टाइप यस और नो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। ओके जी। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। अब हम ये वाटर बनाएंगे किससे किससे, आपको पता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब खाली आपने यहाँ पे प्रोडक्ट से जाने से पहले रिएक्टेंट को नहीं देखना, रिएक्टेंट की अमाउंट को भी देखना है और देखना है कि कितने रिएक्टेंट मिलके कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में वो आ रहे हैं, नंबर कितने उनके इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि रिएक्टेंट में कौन सी चीज थोड़ी मिकदार में और कौन सी पहले इस्तेमाल हो चुकी हुई है। लेट्स सी, व्हेन वी टेक 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जिसका वेट कितना है 4 ग्राम, वेरी इजी। अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन लेते हैं और जिसका वेट है 4 ग्राम एंड अलाउ टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जिसका वेट आपके पास कितना आ रहा है जी 64 ग्राम, इतने इतने दोनों मिलेंगे। अब आपको लगने में तो लग रहा है कि जी हाइड्रोजन थोड़ी मिकदार में है, उसका वेट कम है, जबकि ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, इसके भी 2 मोल है, इसके भी 2 मोल है। ओके, then we will get only 2 mole 36 ग्राम of water। अच्छा, अब क्या हुआ, जो हमारे पास वाटर की अमाउंट आई वो कितनी आई 36 ग्राम आया, जबकि मोल इसके भी कितने प्रिपेयर हुए 2 मोल ही प्रिपेयर हुई। इसका मतलब है ये तो कोई गड़बड़ सी हो रही है बीच में कि जितने मोल हाइड्रोजन के उतने मोल ऑक्सीजन के और उतने ही मोल मेरे पास वाटर के भी आए। लेकिन यहाँ पे हम जिस चीज की तरफ जा रहे हैं वो है अमाउंट बाय वेट, 4 ग्राम 64 ग्राम एंड 36 ग्राम। एक्चुअली वी विल गेट 2 मोल 36 ग्राम ऑफ वाटर बिकॉज क्योंकि हमने क्या लिया था 2 मोल 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट 1 मोल 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कि सिर्फ वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाई। अगर आप वाटर का फार्मूला देखें, इसको समझिएगा कि इसका क्या मतलब है। ये देखें, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है O2, दैट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वाटर में अगर आप करना चाहेंगे, आप ऑक्सीजन ऐसे नहीं ले सकते, आपको ऑक्सीजन ऐसे आजाद हालत में कभी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो ये जो वाटर है, वाटर में जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करती है आपके साथ नहीं, मेरा मतलब है हाइड्रोजन के साथ। उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो कि 2 मोल रखेगी, जिसका फार्मूला ये है आपके पास, जिसका टोटल वेट आएगा आपके पास 4 ग्राम, इस हालत में होगी। अदरवाइज इट्स अनएबल टू रिएक्ट। आप O को H के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करवा सकते, इट इज अ रॉन्ग इक्वेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लेना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या बता रहा है, दोबारा रिपीट करने लगा हूं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये तो इसके साथ रिएक्ट कर गया। अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन सिंस लेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ये देखें, ऑक्सीजन का अभी सिर्फ आप कह लें कि एक एटम इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है H2O, यानी कि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम इस्तेमाल हुआ, जबकि हाइड्रोजन के 2 हो गए।
तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अभी भी पीछे बच गई, यहां से वो निकलेगी ना, इस्तेमाल तो नहीं होगी, ये तो हमने बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को। नेक्स्ट, द बैलेंस इक्वेशन, सिंस लेस हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, कम है अगर आप कंपेयर करते हैं इसे ऑक्सीजन के साथ। सो हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आपकी एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इफ वी वुड हैव रिएक्ट 4 मोल्स, अब कितना कह रहा है 4 मोल्स, यानी कि डबल कर दिया उसने, वेट कितना आ गया इसका 8 ग्राम, तो फिर द हाइड्रोजन विद 2 मोल, अब ये हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, देन वुड ऑब्टेन 4 मोल ऑफ वाटर, तब जाके आपके पास 4 आएगा। यानी कि आपने किसकी अमाउंट बढ़ाई, हाइड्रोजन की, तो फिर जाके आपकी प्रोडक्ट बढ़ी। एनी क्वेश्चन टिल हियर, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इसमें हम बात करेंगे इसके जो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की। टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर परफॉर्म, ये 3 काम करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपके रिएक्शन में कौन सी चीज जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, जैसे अभी हम कर रहे थे, फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, कि जो आपको गिवन अमाउंट दी हुई रिएक्टेंट में इनके मोल काउंट कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी तरफ आ जाए, अब आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लें किसके सर, प्रोडक्ट के, इस केमिकल इक्वेशन के जरिए। नंबर 3, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, उन रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है जो कम से कम मिकदार में प्रोडक्ट बना रहे हैं एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसको वो क्या कर रहे हैं, एक लिमिट रख रहे हैं। यानी कि अगर आप कबाब और उसकी स्लाइसिस की एग्जांपल देखते हैं, तो कबाब तो आपके पास अभी भी एक बचा हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ स्लाइस कम होने की वजह से आप एक और सैंडविच नहीं बना पाए, तो जिसकी वजह से हमारा एक क्रेडिट क्या रह जाएगा, भूखा रह जाएगा। तो ये एक सिंपल सा आपके पास आइडेंटिफिकेशन के स्टेप्स हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। टिल हियर एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। इसके बाद आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखिएगा, वेरी सिंपल एग्जांपल, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ ना आए। अगर नहीं क्लियर होगा तो यू शुड आस्क मी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड वी विल डन देम अगेन, दोबारा इनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। ले जी, लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज अबाउट द यील्ड, कि यील्ड क्या होती है। लेट्स सी, द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट obtained in a chemical reaction is called actual yield of the reaction। कहता है कि वो अमाउंट जो आप एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलती है एक केमिकल रिएक्शन के बाद, उसको आप यील्ड कहते हैं। प्रोडक्ट की वो मिकदार जो केमिकल रिएक्शन के बाद आपको मिले, कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ये 2-3 किस्म की है, अभी हम एक्चुअल पे बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाई, ठीक है, और आपने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर ली। फॉर एग्जांपल आपने कहा ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू सी, और रिएक्शन कर लेते हैं, गोज टू सी प्लस डी। आपने कहा ए मेरे पास था 10 ग्राम, बी था 5 ग्राम, सी आया 6 ग्राम, और डी आ गया आपका 9 ग्राम। सो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, इक्वल अमाउंट है, इनमें वेरिएशन नहीं आई। तो क्या कहेंगे इसको हम, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल यील्ड। जो सिर्फ हम कॉपी पेंसिल पे पेपर पे कर रहे हैं, दैट इज थ्योरेटिकल। ये मैंने थ्योरेटिकल काम किया है, मुझे इसमें नहीं पता कि मेरा कहीं पे रिएक्टेंट जाया हुआ है, कोई साइड रिएक्शन हुआ है, कोई मेरे जैसा था जिसको पता नहीं था, फर्स्ट टाइम कर रहा है, उससे कोई गलती हो गई है, स्टेप मिस कर दी है, कोई रिएक्टेंट ज्यादा डाल दिया है, जैसे बाद लोग चाय में चीनी ज्यादा डाल देते हैं तो वो एक्सेस हो गई ना, तो अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए थे उसमें मीठा ज्यादा हो जाएगा, कोई ऐसी चीज बन गई है। अब the theoretical yield is the maximum amount of the product that can be produced by the given amount of the reactant। कहते हैं जो थ्योरेटिकल होती है ना, ये आपके पास मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपके सामने टोटल
100% रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हुए 100% प्रोडक्ट में, कोई आपके जहन में नहीं आ रहा कि ये कहीं पे जा रही है, इससे होगा क्या? इन मोस्ट केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखें, मोस्टली उसमें क्या होता है कि आपकी हमेशा जो एक्चुअल यील्ड आती है, जो आपके पास एक्चुअल में प्रोडक्ट आती है, जो एक्चुअल आपके पास यील्ड होगी, वो हमेशा क्या होगी? कम होगी आपकी थ्योरेटिकल यील्ड से, टी वाई से। ए वाई एक्चुअल यील्ड और टी वाई थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमेशा उससे कम आएगी। रीजन क्या होगी? थ्योरेटिकल, जैसे मैंने पहले कहा कि पेपर वर्क है, अब पेपर पे हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं, आज 10 बच्चे आएंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, मे बी 4-5 तो वैसे ही एब्सेंट हो जाएं, 1-2 लेट आए, तो जिसकी वजह से हमें इंतजार करना पड़ जाए और फिर हम आधा घंटा पूरा ना कर सकें, प्रॉब्लम आ सकती है, कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो अब वो जो हमारी आधे घंटे की प्रोडक्ट थी एक्चुअल यील्ड के मुताबिक, जब हमने उसको वर्किंग की जाके, सॉरी थ्योरेटिकल वर्क के मुताबिक जब हमने उसको एक्चुअली में जाके, रियल में जाके काम किया, तो वो क्या होगी? कम होगी हमारी प्रोडक्ट, हमारा रिजल्ट वैसे नहीं निकला। Till here, if you have any question, raise your hand, otherwise type no quickly. Hurry up everyone. Okay, very good. ले जी, अब प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर, यानी कि जैसे मैंने कहा कोई इनएक्सपीरियंस वर्कर है, हैज मैनी शॉर्टकमिंग, उसकी वजह से भी लूज हो सकता है, यील्ड कम आ सकती है। द प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, अब ये प्रोसेस बता रहा है, जैसे हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, सेपरेशन है, डिस्टिलेशन है, ये सारी सेपरेशन टेक्निक है, और सेपरेटिंग फनल्स है, वॉशिंग है, ड्राइंग है, क्रिस्टलाइजेशन है, इज नॉट प्रॉपरली कैरीड आउट, दैट डिक्रीज द एक्चुअल यील्ड। अब इन तमाम प्रोसेस में वो बंदे से क्या हो सकता है, उस केमिस्ट से क्या हो सकता है, उस वर्कर से क्या हो सकता है कि नुकसान हो सकता है। ये फिल्ट्रेशन में उसने ध्यान नहीं दिया, ज्यादा केमिकल निकल गया, ड्राई करने में उसने हीट बढ़ा दी, कंबस्ट, मैनी रीजंस, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो है एक्चुअल यील्ड में कमी आ जाएगी। सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन कंप्लीटिंग द साइड रिएक्शन, कुछ रिएक्टेंट बड़े चालाक होते हैं, वो साइड रिएक्शन में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी 100% प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो थ्योरेटिकली तो आप कहेंगे ये दो मिलेंगे, ए बी से सी डी बनेगा, लेकिन माइट भी यहां से कोई ई भी निकलता हो, ठीक है, किसी वजह से जो हमारे नजर नहीं आ रहा थ्योरेटिकल यील्ड में, एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द desired product. So in most of the reaction, the actual yield is less than the theoretical yield. तो ज्यादातर रिएक्शन में आपकी एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है theoretical yield से। A chemist usually interested in the efficiency. लेंगे, अब जो केमिस्ट है ना वो भी बड़े सियाने होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो यील्ड को, हम आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी नोज? If anybody knows, please share. Otherwise, type no. ज्यादा मिकदार सर। ज्यादा मिकदार, अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये शाह साहब बड़े एफिशिएंट है, तो इसका मतलब है शाह साहब की मिकदार ज्यादा है और मास की मिकदार कम है, ऐसे कर ले जी, ऐसे ठीक है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत मिकदार वाला तो ऐसे हम नहीं करेंगे। एफिशिएंसी बेसिकली आप कहते हैं कि ये फलाना बंदा बहुत एफिशिएंट है। अच्छा, इसमें हम लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं पावर, कि पावर किसी और चीज में चली जाती है। एफिशिएंसी बेसिकली आप कह लें कि थोड़े वक्त में या लिमिटिंग रिसोर्सेज में, या इस तरह से काम किया जाए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम आए। हम गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, हम कहते हैं ये बड़ी एफिशिएंट कार्स है, ये बाइक बड़ी एफिशिएंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें पेट्रोल कम इस्तेमाल हो, माइलेज ज्यादा दे, और उसके टायर और पुर्जे जो है वो कम घिसे, और हमें उसका फायदा ज्यादा हो। अंडरस्टैंड? होप आपको इस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। खैर, देखते हैं इसको जी। The efficiency of a reaction is expressed by comparing the actual yield and theoretical yield in the form of percentage yield. अब हम क्या निकाल लेते हैं सर? परसेंटेज yield निकालते हैं।
तो परसेंट yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiply with 100। तो इसके बाद जो चीज हमारे पास आएगी उसको हम एक्चुअल yield परसेंटेज yield या efficiency के जी। till here any question please raise your hand, otherwise type no। so finish। this is your example। ये एग्जाम्पल कीजिएगा आप, अगर नहीं होगी यू कैन डिस्कस विद मी। एंड टिल हियर Alhamdulillah, we finish our first chapter.